चलो दोस्तों, चलते हैं नॉर्वे के एक खूबसूरत लेकिन खतरनाक फ्योर्ड वाले गांव में, जहां पहाड़ सीधा समुद्र में उतरते हैं और नीचे छुपी होती है एक ऐसी ताकत जो कभी भी सब कुछ तबाह कर सकती है। ये कहानी है एक जियोलॉजिस्ट की जो वक्त रहते खतरे को पहचान लेता है, लेकिन क्या उसे रोकना उसके बस में है। कहानी शुरू होती है क्रिश्चियन से, जो पेशे से एक जियोलॉजिस्ट है। जब वो अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी खाना पकाने की जगह किचन का पाइप ठीक कर रही है। घर में आए दिन कोई ना कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती रहती थी। क्रिश्चियन सबको एक खुशखबरी सुनाता है, उन्हें नए शहर शिफ्ट होना है क्योंकि उसकी पोस्टिंग दूसरी जगह हो गई है। घर के सब लोग ये सुनकर खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद क्रिश्चियन वापस अपने ऑफिस पहुंचता है। आज उसका आखिरी दिन था, इसलिए उसे अपनी कुछ सामान पैक करना था और अपने कॉलेज के साथ लंच भी करना था। सब काम निपटा कर वो जाने ही वाला होता है कि अचानक एक अलार्म बज उठता है। वो जल्दी से मॉनिटर चेक करता है। पता चलता है कि जमीन का ग्राउंड वाटर अचानक नीचे चला गया है, लेकिन इसके अलावा और कोई हलचल नहीं थी। बिना वजह ग्राउंड वाटर का इतना नीचे जाना किसी तरह से समझ नहीं आ रहा था। क्रिश्चियन परेशान हो जाता है। उसका बॉस उसे समझाता है, घबराने की कोई बात नहीं, देखो सब पहाड़ बिल्कुल ठीक है, यहाँ से किसी तरह की सेंसेशन नहीं आ रही, इसलिए सब कंट्रोल में है। क्रिश्चियन उसकी बात मानकर चला तो जाता है, लेकिन घर और फेरी तक के रास्ते में वो यही सोच कर परेशान होता रहता है कि ग्राउंड वाटर इतना नीचे कैसे जा सकता है। जब वो लोग फेरी में चढ़ने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं, अचानक क्रिश्चियन की नजर एक पहाड़ पे पड़ती है और उसे कुछ याद आ जाता है। वो वापस जियोलॉजी सेंटर की तरफ दौड़ता है और अपनी पुरानी कॉलीग्स से बात करता है। उसे बताता है कि मसला सेंसर्स में नहीं बल्कि उसे जुड़ी केबल्स में होगा। क्रिश्चियन समझाता है, ग्राउंड वाटर अचानक गायब नहीं हो सकता, ये कोई हवा थोड़ी है जो उड़ जाए। ग्राउंड वाटर नए रास्ते बनाएगा, नई लेयर्स बनाएगा, जिससे फ्रिक्शंस पैदा होगी। अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है और वो कुछ डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है फ्रिक्शंस ने केबल्स तोड़ दी है। क्रिश्चियन और उसका कॉलीग जब केबल्स चेक करने जाते हैं तो पता चलता है कि वो सच में टूट चुकी थी। दोनों वापस सेंटर आते हैं और क्रिश्चियन इस बात से बहुत गुस्सा होता है कि लोग हालात को सही तरह एनालाइज नहीं कर पा रहे। ऐसे सिचुएशन में ये सिर्फ येलो वार्निंग ही दे सकते हैं, मतलब सबको हल्के खतरे वाली ही वार्निंग मिलेगी। इससे शहर में घबराहट तो नहीं फैलेगी, लेकिन क्रिश्चियन को लगता है कि खतरा बहुत बड़ा है। इसी बीच वो अपने बच्चों के पास जाता है और ये देखकर घबरा जाता है कि बच्चे फेरी के पास नहीं है। असल में बच्चे अपनी मॉम के पास होटल चले गए थे। क्रिश्चियन का बेटा उससे कहता है, मैं कल मॉम के साथ ही जाऊंगा, इसलिए क्रिश्चियन अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकलने लगता है। दूसरी तरफ जियोलॉजी सेंटर में जॉर्ज देखता है कि सेंसर्स अजीब डाटा दिखा रहे हैं और पत्थरों में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। जॉर्ज तुरंत अपने बॉस को खबर करता है। बॉस भी हालत देखकर घबरा जाते हैं और सेंसर चेक करने के लिए खुद अपने साथी के साथ पहाड़ के अंदर जाने का फैसला करते हैं। इधर परेशानी में क्रिश्चियन भी दोबारा जियोलॉजी सेंटर कॉल करता है, ये जानने के लिए कि वहाँ क्या हो रहा है। जॉर्ज उसे भी सारे हालात बताता है और वो भी घबरा कर जल्दी से वापस जाता है। वो कुछ पुरानी फाइल्स निकालता है। उसे याद आ रहा था कि ऐसा कुछ पहले भी हो चुका है और उसने इसके बारे में रिसर्च की थी। इन रिकॉर्ड से उसे पता चलता है कि असल में पहाड़ फैल नहीं रहे थे बल्कि आपस में खिंच रहे थे, एक दूसरे के करीब आ रहे थे और ये साइन था सुनामी आने का। सुनामी आने से पहले समुद्र के आसपास के पहाड़ और जमीन इसी तरह खींचने लगते हैं। वो दोबारा सेंटर में फोन करता है, बॉस को ये सारा डाटा बताना चाहता है, लेकिन बॉस उस वक्त पहाड़ के अंदर थे और जैसे ही बॉस और उसका साथी पहाड़ से बाहर निकलने का फैसला करते हैं, अचानक तेज भूकंप का झटका आता है। पहाड़ हिलने लगते हैं, दोनों को बुरी चोटें आती है और बॉस के साथी का पाँव तो पत्थरों में ही फंस जाता है। इस खतरनाक वक्त में इनका जियोलॉजी सेंटर से कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाता है। उन्हें ये भी पता चलता है कि कई जगहों पे पानी का लेवल नीचे गिरना शुरू हो गया है, मतलब वो भी समझ जाते हैं कि सुनामी आने वाला है। यह क्रिश्चियन अपने कॉलीग को कॉल करके कहता है, जियोलॉजी सेंटर से तुरंत अलार्म बजवा दो, रेड लाइट दे दो और सबको शहर से बाहर निकालो। अलार्म बज उठता है और सब लोग तेजी से शहर छोड़ने लगते हैं। शहर में अफरा तफरी मच जाती है। थोड़ी ही देर में जब ये लोग अपने कॉलीग्स को बचाने के लिए पहाड़ के पास जाते हैं, तभी भूकंप के कुछ और झटका आते हैं। पत्थर टूटने लगते हैं। इनमें से एक पत्थर सीधा बॉस के सर पे लगता है और वही उनकी मौत हो जाती है।
यहाँ क्रिश्चियन अपनी बेटी को लेकर सड़क पर खड़ा होता है। ट्रैफिक जाम हो चुका था और वो तेजी से लोगों को गाड़ियों से निकलकर ऊपर की जगह भागने को कह रहा था। इसी दौरान वो देखता है कि उसकी नेबर 2 कार्स के दरमियान फंस गई है। वो अपनी बेटी से कहता है, तुम नेबर्स के साथ आगे जाओ, मैं उसे बचा कर आता हूँ। दूसरी तरफ हमें होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्रिश्चियन की पत्नी इडून काम करती थी। वो दरवाजा नॉक कर करके सभी गेस्ट को अलर्ट कर देती है और तभी नोटिस करती है कि उसका बेटा कहीं भी नहीं है। इधर क्रिश्चियन ने भी अपनी नेबर को बचा लिया होता है। वो उसे सहारा देते हुए ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश में ही होता है, लेकिन देखता है कि सुनामी उनके बहुत करीब आ चुका है। इस वक्त वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए अपने नेबर को लेकर एक कार के अंदर बैठ जाता है और उसी वक्त सुनामी का पानी उनकी कार को भी हिट कर देता है। दोनों बेहोश हो जाते हैं। होटल में अब इदुन को उसका बेटा मिल चुका होता है। वो उसे और अपने गेस्ट को लेकर तेजी से बाहर जाती है, लेकिन देखती है कि इमरजेंसी बस उन्हें छोड़कर जा चुकी है। सुनामी भी बिल्कुल उनकी आंखों के सामने आ चुका होता है। वो लोग जल्दी से होटल के अंदर की तरफ भागते हैं और होटल के इमरजेंसी बंकर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन एक गेस्ट अंदर आ नहीं पाती और इतने में पानी होटल के सारे शीशे तोड़ते हुए अंदर आ जाता है। ईदुन बंकर को बंद कर देती है, जबकि वो गेस्ट अब इस पानी में ही बह चुकी होती है। ईदुन अपने बेटे के साथ मिलकर बंकर की सारी खिड़कियां दरवाजे अच्छी तरह सील कर देती है और ऐसा करते ही अचानक लाइट चली जाती है और हमें क्रिश्चियन दिखाया जाता है जो बेहोश हो चुका था। जब उसे हो जाता है तो वो अपने साथ बैठी नेबर को देखता है जो खून में लटपट थी और मर चुकी थी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड और उदास हो जाता है। किसी तरह घिसाते हुए खुद को उस गाड़ी से निकलकर वो आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी के ऊपर चढ़कर सारे बचे हुए सर्वाइवर्स को देखता है और उनमें अपनी बेटी को ढूंढने लग जाता है। जैसे ही उसे जूलिया मिलती है वो उसे गले लगा लेता है और अपनी नेबर को खामोश नजरों से देखता है, जैसे ये बताना चाह रहा हो कि मैं तुम्हारी वाइफ को नहीं बचा पाया, मुझे माफ कर दो। जियोलॉजी सेंटर में जॉर्ज को उस आदमी की कॉल आती है जो बॉस के साथ पहाड़ में फंसा हुआ था और जॉर्ज को बताता है कि बॉस की मौत हो चुकी थी और एक खबर सुनकर सब लोग इमोशनल हो जाते हैं। इधर क्रिश्चियन को अब अपने बीवी और बेटे की फिक्र होने लगती है। टूरिस्ट बस अभी तक वहाँ नहीं पहुँची थी, इसीलिए वो खुद ही होटल जाकर चेक करने का फैसला करता है और अपने बेटी को अपनी नेबर के हवाले कर देता है। इधर होटल के बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है। बेसमेंट में पानी अंदर आने की वजह से ईदुन और उसका बेटा दरवाजे को दबा कर रखते हैं। ईदुन अपने बेटे से कहती है, तुम यहाँ ध्यान रखो, मैं जरा भेंस के थ्रू यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढकर आती हूँ। जैसे ही वो दरवाजे से हटती है पानी और तेजी से अंदर बहने लगता है और उसका बेटा उस पे गुस्सा हो जाता है। इस मुश्किल वक्त में वहाँ एक और आदमी भी मौजूद था। रास्ता न मिलने पे वो और ज्यादा पैनिक हो जाता है और ईदुन से कहता है, अगर बाहर निकलने का रास्ता ना मिला और हम यूं ही मदद का इंतजार करते रहे तो जरूर मारे जाएंगे। इसी दौरान क्रिश्चियन भी तवाई वाले इस पानी के बहाव के साथ होटल की तरफ बढ़ता है। जब वो थोड़ी खाली जगह पे पहुंचता है तो उसे टूरिस्ट बस नजर आती है। अंदर देखता है तो उसके एक कॉलीग की लाश पड़ी होती है। ये देखकर उसे दुख होता है, लेकिन फौरन ही खुशी में बदल जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि ईदुन और उसका बेटा इस बस के अंदर नहीं है और उनके जिंदा होने का चांस बढ़ जाते हैं। वो दोबारा होटल की तरफ बढ़ जाता है। होटल में उस कमरे में अब बहुत तेजी से पानी भर रहा होता है। ईदुन और उसका बेटा अब पानी के अंदर पूरी तरह डूब चुके थे। सांस लेने के लिए भी बहुत कम जगह बची थी और दूसरा आदमी भी बहुत ज्यादा पैनिक हो रहा होता है। ऊपर रहने और सांस लेने के लिए जब उसे कोई सहारा नहीं दिखता तो वो ईदुन के बेटे को नीचे ढकेल देता है और उसके सहारे ऊपर रहने लगता है। ईदुन जब अपने बेटे को मुश्किल में देखती है तो वो उस दूसरे आदमी को पानी के अंदर खींच कर डुबा कर मर देती है और इसी तरह अपने बेटे की जान बचा लेती है। अब तक हमें दिखाया गया था कि क्रिश्चियन भी होटल पहुंच चुका था। पूरा होटल छानने के बाद भी उसे अपना बेटा और अपनी वाइफ कहीं नहीं दिखे थे। बेसमेंट उसने इसलिए चेक नहीं किया क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा पानी भर चुका था। उसे लगा नहीं था कि वहाँ कोई होगा। इस दौरान जब वो होटल से बाहर जाने वाला था तभी उसे अपने बेटे का बैग दिख जाता है। क्रिश्चियन को लगा कि अब वो दोनों मर चुके होंगे। ये सोचते ही उसे इतना गुस्सा आता है कि वो खिड़की पे पैर मारने लगता है। उसकी इस आवाज को ईदुन
और उसके बेटे ने सुन लिया। ये लोग समझ गए थे कि ऊपर कोई तो है। ईदुन को यकीन था कि एक क्रिश्चियन ही होगा जो उन्हें बचाने आया होगा। उसका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वो नीचे जाकर एक रेंज ले आती है और उसे जोर जोर से भेड़ के पाइप पे मरती है। क्रिश्चियन ने भी इन आवाजों को नोट कर लिया और ये समझने के लिए कि ये आवाजें कहाँ से आ रही है, उसने दोबारा खिड़की पे मारा। वो असल में दूसरे लोगों को सिग्नल देना चाह रहा था कि वो यहाँ पहुँच चुका है। ईदुन और उसका बेटा भी खुश हो जाते हैं, लेकिन उनकी खुशी कुछ ही पल की थी क्योंकि अब भेंट्स में भी पानी आना शुरू हो गया था। क्रिश्चियन उन्हें बचाने के लिए बेसमेंट के अंदर चला जाता है, पानी के अंदर तैरते हुए। इधर ईदुन अपने बेटे से कहती है, तुम परेशान मत होना, मैं बाहर का दरवाजा खोलने की कोशिश करती हूँ। ये कहते ही वो पानी के अंदर चली जाती है और बेसमेंट का दरवाजा खोलने लगती है। उसे पता नहीं था कि क्रिश्चियन ने भी इसी दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। आखिर दोनों की एफर्ट्स मिलकर ये दरवाजा फाइनली खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। क्रिश्चियन ईदुन से कहता है, तुम सीढ़ियों की तरफ से तैरते हुए ऊपर जाओ, मैं अपने बेटे को बचा कर लाता हूँ। क्रिश्चियन का बेटा भी अपने डैड को देखकर इतना खुश होता है जैसे उसे सब कुछ मिल गया हो। क्रिश्चियन उसे कहता है, चलो आओ बाहर चलते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, इस पानी के अंदर नहीं जाना चाहता था। क्रिश्चियन उसे समझाता है कि अगर यही रहे तो मारे जाएंगे, इसलिए खतरा उठाना ही पड़ेगा और पानी के अंदर तैरना पड़ेगा। काफी देर तक ये लोग तैरते रहते हैं, लेकिन फिर ईदुन की बेटे की सांसें रुकने लगती है। उसे बचाने के लिए क्रिश्चियन उसे अपने मुंह से ऑक्सीजन देने की कोशिश करता है, जिसके बाद एनर्जी मिलने पे वो दोबारा तैरने लगते हैं। जैसे ही ईदुन ने अपने बेटे को देखा, उसे तुरंत ऊपर की तरफ खींच लिया, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि क्रिश्चियन कहीं भी नहीं है। असल में अपने बेटे को ऑक्सीजन देने के बाद खुद उसकी सांसें रुकने लगी थी। ईदुन अब क्रिश्चियन को बचाने के लिए खुद अपनी जान दांव पे लगा देती है और पानी के अंदर जाकर खींचते हुए क्रिश्चियन को बाहर निकल लाती है। लेकिन अब क्रिश्चियन बेहोश पड़ा था। उन्हें डर लगता है कि कहीं वो मर तो नहीं गए, इसलिए वो जोर जोर से उसकी चेस्ट दबाते हैं ताकि मुंह से पानी बाहर निकल आए। फिर उसे सीपीआर देते हैं, यानी मुंह के थ्रू सांस देते हैं और उसके दिल को झटके भी देते हैं। कई बार ऐसी कोशिश करने के बाद भी जब क्रिश्चियन की आंखें नहीं खुलती तो ये लोग हिम्मत हार देते हैं। क्रिश्चियन का बेटा ये नहीं देख सकता था कि उसके डैड की जान उसकी वजह से चली गई। वो गुस्से में जोर से चिल्लाता है और एक बार फिर जोर जोर से अपने डैड की चेस्ट दबाने लगता है। दोबारा मुंह से सांस देता है और इस बार आखिर क्रिश्चियन की आंखें खुल जाती है। ये इन लोगों के लिए एक बहुत ही इमोशनल पल था। तीनों एक दूसरे को देखकर गले लग जाते हैं। इसके बाद ये लोग यहाँ से पहाड़ी की तरफ जाते हैं जहाँ सब सर्वाइवर्स मौजूद थे। जूलिया पहाड़ी पे बैठी इन लोगों का इंतजार कर रही थी और बहुत ज्यादा परेशान भी थी। जब उसने हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी तो और भी उदास हो गई, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी फैमिली नहीं आएगी और बस उसी को रेस्क्यू किया जाएगा। वो अभी हेलीकॉप्टर में जाने को तैयार भी नहीं थी। उसकी बेचैनी बढ़ती रही और तभी उसने दूर से आते हुए अपने मॉम, डैड और भाई को देख लिया। ये देखते ही उसकी जान में जान आ गई थी। वो भागते हुए अपने डैड की तरफ गई और क्रिश्चियन ने भी उसे गोद में उठा लिया। ये पूरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि इतनी बड़ी आफत के बावजूद भी वो एक दूसरे को दोबारा मिल गए थे। ये ऐसा ही था जैसे उन्हें एक नई जिंदगी मिली हो। एक दूसरे के साथ इन लोगों को भी अब रेस्क्यू कर लिया जाता है और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।